हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज में। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इससे पहले फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत का अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। तो इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। तो हम इन कुछ पॉइंट्स के मदद से इनको समझेंगे और देखते हैं इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, और इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अटॉर्नी जनरल। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें कि इसका क्या बैकग्राउंड है, तो अटॉर्नी जनरल के लिए अगर बात की जाए विधि अधिकारी की, तो सबसे पहले अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो 1833 में क्या है, चार्टर अधिनियम आया था। तो जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, ये अंग्रेज़ों के समय की बात है, तो उसमें सबसे पहले एक विधि अधिकारी को चुना गया था जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। बाद में जिन्होंने क्या आईपीसी भी लॉर्ड मैकाले ने ही बनाई थी, उनको आईपीसी का जनक माना जाता है। तो तब से एक विधि अधिकारी के पद की बातें की गई थी। तो जब क्या है, भारत का संविधान बना, तो भारत के संविधान में भी क्या किया गया, एक कानूनी सलाहकार को, जो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार हो, उसका प्रावधान किया गया, और वही कौन होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं इसको। अगर बात की जाए अनुच्छेद 76, तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है उसका प्रावधान भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है उसमें दिया गया है, और उसमें बताया गया है कि भारत का क्या होगा, एक महान्यायवादी होगा। तो भारत का एक महान्यायवादी होगा, इट मीन्स अटॉर्नी जनरल होगा। अगर बात की जाए कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो ये क्या है, कानूनी सलाहकार होता है, या फिर सबसे जो विधि अधिकारी होता है, मतलब लॉ मिनिस्टर एक तरह से बोला जा सकता है इनको। तो ये विधि अधिकारी होता है, और यह क्या है, भारत सरकार का क्या होता है, कानूनी सलाहकार होता है। और ये जो कानूनी सलाह, जो भारत की तरफ से जो भी मुकदमे होते हैं या जो भी केसेस होते हैं, तो भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो लड़ता है, तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है, अर्थात एडवोकेट होता है। तो भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख वकील होता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें नियुक्ति की, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जो है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। अब बात करें कि इसका कार्यकाल क्या होगा या फिर इसकी पदावधि क्या होगी, तो इसके कार्यकाल के बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है कि इसका कार्यकाल इतने सालों के लिए होगा। तो यह फिक्स नहीं है कि इसका कार्यकाल या कितने समय के लिए क्या है, यह अपनी पोस्ट को धारण करेगा। तो यह क्या है, ऑन द प्लेजर ऑफ, क्योंकि इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति जब नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति के प्लेजर तक, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक क्या है, यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में रह सकता है। तो अगर इसकी बात की जाए पदावधि की, तो यह क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर इसकी नियुक्ति हमने देखा, जब नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अगर यह अपने पद से इस्तीफा देता है, अर्थात अटॉर्नी जनरल अगर अपने पद से रिजाइन देता है, तो वह क्या है, राष्ट्रपति को अपना एक लेटर लिखेगा और अपने साइन करेगा, देन उसके साथ क्या है, एक लेटर के साथ अपना रिजाइन दे सकता है। तो अपना जो इस्तीफा देता है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को ही देता है। बात की जाए सैलरी की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी फिक्स नहीं है कि इसकी कितनी सैलरी होगी, या फिर इसका वर्णन कहीं भी नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में कि अटॉर्नी जनरल की सैलरी क्या होगी। हाँ, तो इसकी सैलरी को डिसाइड कौन करता है, इसकी अटॉर्नी जनरल की सैलरी को डिसाइड करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली होता क्या है, इसकी जो सैलरी है वो केसेस के बेस पे मिलती है। जैसे जो केस लड़ रहा है भारत सरकार की तरफ से, तो उसकी जो फीस होती है केसेस की, उसके बेस पे इसकी सैलरी होती है। तो मतलब ये नहीं कि इसकी कोई फिक्स सैलरी है। तो यह कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि कौन नियुक्ति करता है, या इसकी सैलरी कितनी है, या सैलरी का कहाँ प्रावधान दिया गया है। तो इसका सैलरी कोई फिक्स नहीं है, जितना क्या है, राष्ट्रपति द्वारा डिसाइड की जाती है। तो यहाँ जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि मोस्टली जो पद हैं हमारे यहाँ भारतीय संविधान में,
तो जिनकी सैलरी ऑलरेडी संविधान में दी होती है तो वो तो फिक्स है। अगर क्या है बाकी किसी की सैलरी होती है तो वो संसद डिसाइड करती है। तो वह क्या है, संसद क्या है, एक विधि बनाकर सैलरी वगैरह या उसके क्या क्या मतलब बेनिफिट्स ले सकता है, प्रिविलेजेस हैं, वो संसद डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ क्या है, जो अटॉर्नी जनरल की है इसको कौन करता है, बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल की सैलरी को कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होंगी। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन कि वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर क्या है, वह जो सुप्रीम कोर्ट है, वह सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, न्यायाधीश है, उसके बराबर क्या होनी चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अर्थात जो क्वालिफिकेशन एक सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है, वह क्वालिफिकेशन अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में है तो उसको राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। दूसरा, या फिर उसने क्या है, हाई कोर्ट में क्या हो, जो स्टेट्स के हाई कोर्ट हो, या तो किसी स्टेट के हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या किया हो उसने, वकील का काम किया हो, अर्थात अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। तो या तो हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट, या फिर हाई कोर्ट का जो जस्टिस है, न्यायाधीश है, वह रहा होना चाहिए। तो हाई कोर्ट का या तो न्यायाधीश होना चाहिए, वह कितने साल तक, 5 साल तक। तो अगर हम इसकी मोटी मोटी तरफ क्वालिफिकेशंस को देखें तो सबसे पहले तो वह उसके अंदर यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट का क्या नियुक्त हो सके, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर वह क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के पास है तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। या फिर क्या है कि 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट का क्या रहा होना चाहिए, न्यायाधीश रहा होना चाहिए, और भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। या फिर राष्ट्रपति को यह लगे, अगर राष्ट्रपति को यह लगे कि किसी पर्सन को या किसी व्यक्ति को अगर विधि की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मतलब लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्या है, चाहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल तक हाई कोर्ट का क्या रहना चाहिए, वकील रहा हो, या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके बराबर उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस देखी। अब बात करें कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके कार्य क्या होंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्य यही है कि अगर जो कानूनी मामले हैं, जो कानूनी मामले हैं उनके लिए सलाह देना, जो भारत सरकार को सलाह देने का कार्य कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। तो इसके कार्य यही है कि यह क्या है, किसी भी मामले में, कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 देखा जाए तो 143 में क्या है, राष्ट्रपति को सलाह लेने की, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की क्या है, अधिकार है। तो जो परामर्श लेता है 143 के थ्रू, तो वह कौन देता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। तो अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह प्रदान करना। अगर इसके अधिकार और सीमाएं देखें, मतलब कहाँ तक इसके लिमिट्स हैं, क्या क्या कर सकता है और क्या क्या इसके अधिकार हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वह क्या है, भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी कोर्ट में क्या है, अपनी हियरिंग कर सकता है। अर्थात सुनवाई का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है। तो भारत के सभी न्यायालयों में क्या है, सुनवाई का अधिकार प्राप्त है किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अगर बात की जाए कि पार्लियामेंट में क्या क्या इसको प्रिविलेजेस हैं या इसके लिए क्या प्रावधान है, तो पार्लियामेंट का कोई भी सेक्शन, पार्लियामेंट का कोई भी सेशन, मान लिया जाए लोकसभा ले लो, तो लोकसभा में भी इसको अपना क्या है, बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। अगर जॉइंट सेशन होगा, जब क्या है, संयुक्त अधिवेशन हो, लोकसभा और राज्यसभा एक जगह बैठ के मतलब किसी मुद्दे पर बहस चल रही हो, तो अगर जॉइंट सेशन होगा तो उसमें भी क्या है, भाग लेने का अधिकार होता है किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो यहाँ भी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट रहता है कि भाग लेने का अधिकार तो होता है इसको, मतलब संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, या फिर जॉइंट सेशन में, जॉइंट सेशन में भी क्या है, इसको भाग लेने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन अपना मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो वोट डालने का अधिकार या वोटिंग का अधिकार, किसी भी फैसले पर
पक्ष और विपक्ष में इसको वोट डालने का अधिकार मात्र नहीं होता है, सिर्फ क्या है, यह पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर संसद के बेस पे देखा जाए तो संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में और क्या है, जो इसका जॉइंट सेशन होता है उसमें भी क्या है, उनकी जो कार्यवाहियाँ हैं उनमें भाग लेने का अधिकार किसको है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, लेकिन वोट देने का अधिकार या मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो जो जॉइंट सेशन है उसकी बात की किस में की गई है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 8 और 8 एक साथ हैं, तो एक साथ का मतलब जॉइंट सेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा साथ हो। तो यहाँ क्या है, 88 के थ्रू जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसको क्या है, दोनों सदनों में या फिर उसके जॉइंट सेशन में भाग लेने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको क्या है, वह प्रिविलेजेस मिलते हैं, वह विशेषाधिकार मिलते हैं जो एक संसद के सदस्य को प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि जो क्या है, यह सरकारी नौकर तो है नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकारी नौकर नहीं है, क्योंकि इसको क्या है, सरकार की तरफ से सैलरी, मतलब इसकी सैलरी फिक्स नहीं है। तो इसकी सरकारी नौकरी नहीं है, इसको सैलरी फिक्स नहीं है। जब सैलरी फिक्स नहीं है तो ऐसे में क्या है, इसको निजी प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि इसकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है, क्योंकि ये तो विधि अधिकारी है, तो यह प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए इसके अधिकार से इसको वंचित नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स कि यह चाहे तो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस जो होती है वह प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी न्यायालय में, क्योंकि इसको क्या है, सैलरी नहीं मिलती, इसकी सैलरी फिक्स नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। लेकिन अगर कोई आपराधिक मामले हों, कानूनी मामले हों, जो आपराधिक मामले हैं, उनमें क्या है, यह बिना भारत सरकार की परमिशन से किसी भी केस की सुनवाई, मतलब आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। अर्थात जिन मामलों में भारत सरकार नहीं चाहती है तो उन मामलों में यह सुनवाई नहीं कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधिकार एवं सीमाएं देखी हमने। अब बात की जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको असिस्ट करने के लिए, यह प्रश्न भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में भी इसको कई बार पूछा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको एड प्रोवाइड कराने के लिए, इट मीन्स कि उसकी हेल्प के लिए, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी हेल्प के लिए क्या होता है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए, असिस्टेंट के लिए क्या होता है, एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। और सॉलिसिटर जनरल जो ऑफ इंडिया जो होता है उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या है, जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल को असिस्टेंट देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है, और सॉलिसिटर जनरल को फर्दर, मतलब अटॉर्नी जनरल की हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल हो गया, और सॉलिसिटर जनरल के हेल्प के लिए फर्दर क्या होते हैं, 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो अगर बात की जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अटॉर्नी जनरल के लिए एक होता है कौन, सॉलिसिटर जनरल, और सॉलिसिटर जनरल के लिए फर्दर क्या होते हैं, 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अगर अब हम इनके सॉलिसिटर जनरल के और अटॉर्नी जनरल के फैक्ट्स देखें तो इसमें जो पहले अटॉर्नी जनरल थे, जो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वह थे MC सीतलावाड़। तो MC सीतलावाड़ जो MC सीतलावाड़ थे वो पहले विधि अधिकारी थे भारत सरकार के, अर्थात अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार के। 1950 से लेके 63 तक यह क्या थे, अटॉर्नी जनरल रहे थे। और सबसे लंबा जो कार्यकाल है वह भी किसका माना जाता है, MC सीतलावाड़ का माना जाता है। अगर सबसे छोटे कार्यकाल की बात की जाए तो सोली सोराबजी, तो जो सोली सोराबजी थे उनका कार्यकाल सबसे छोटा माना जाता है, और MC सीतलावाड़ का सबसे लंबा कार्यकाल एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया माना जाता है। अब बात की जाए कि अभी तक कितने अटॉर्नी जनरल हुए हैं, तो यह 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। तो भारत सरकार के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं, और जो सॉलिसिटर जनरल है वह कौन है, तुषार मेहता। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और जो सॉलिसिटर जनरल है वह तुषार मेहता हैं, और जो अटॉर्नी जनरल है वो 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अटॉर्नी जनरल से चीज़ें जो हैं वह समझ में आई होंगी,
और आप एक बार जो वीडियो पढ़ा दिया जाता है उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा के देखो और देन उसको ट्राई करो सॉल्व करने की, तो शायद आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि जो ना बने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।